जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। पहला तेजस मार्क 1 जुलाई में होगा इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर। भारत से इजरायल के लिए एक्सप्लोजिव्स लेकर जा रही मर्चेंट वेसल को स्पेन ने अपने वहां डॉक करने की नहीं दी परमिशन। भारतीय विदेश मंत्रालय का पीओके में चल रहे विरोध प्रदर्शन पर आया स्टेटमेंट। इंडियन नेवी के जवानों को हनी ट्रैप में फंसाने की साजिश में एनआईए ने फाइल करी एक व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट। और इंडियन नेवी के लिए 2 मार्च सिस्टम हुए रवाना। अगर आप डिफेंस स्क्वाड के रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको द ट्रिब्यून की तरफ से जारी एक रिपोर्ट के बारे में बताया था, जिसमें कहा गया था कि भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एचएएल को मार्च 2025 तक इंडियन एयरफोर्स के लिए 18 तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स की डिलीवरी वाली डेडलाइन को पूरा करने के लिए कहा है। तो अब तेजस मार्क 1 की डिलीवरी से जुड़ा एक नया अपडेट ये सामने आया है, जिसमें एएनआई की रिपोर्ट में डिफेंस ऑफिशियल्स के हवाले से बताया गया है कि जो पहला तेजस MK1 फाइटर है वो कुछ डिले के बाद अब इस वर्ष जुलाई के महीने में इंडियन एयरफोर्स को औपचारिक रूप से हैंडओवर किया जाएगा। और कुछ टेक्निकल रीजंस के कारण पहले तेजस मार्क 1 फाइटर की डिलीवरी में डिले बताया गया है। बाकी तेजस मार्क 1 की पहली उड़ान को तो कंप्लीट कर लिया गया है और अब कुछ एडिशनल इंटीग्रेशन ट्रायल्स आने वाले सप्ताह में कंप्लीट करने की उम्मीद है, फिर जिसके बाद जाकर ये एयरक्राफ्ट एयरफोर्स को डिलीवर होगा। और हाँ, बाकी इस बात में कोई डाउट नहीं है कि आपके मन में यही प्रश्न आ रहा होगा कि जब पहले तेजस मार्क 1 फाइटर की डिलीवरी में ऑलरेडी डिले है तो फिर मार्च 2025 तक जो 18 तेजस मार्क 1 फाइटर्स को डिलीवर करने का शेड्यूल बनाया गया है तो वो शेड्यूल आखिर पूरा कैसे होने वाला है। तो इसलिए पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको कहा था कि ये शेड्यूल पूरा होगा या नहीं होगा, तो उसके बारे में अगले साल मार्च में बात करेंगे। और बाकी तेजस मार्क 1 की डिलीवरी को लेकर तो हम कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक चीज़ की गारंटी दे सकते हैं कि अगर आप squadron.in पे जाके कोई भी मर्चेंडाइज बाय करते हैं तो विजय कूपन कोड के साथ आपको गारंटी डिस्काउंट मिलेगा और उसकी डिलीवरी भी आपको समय पर मिलेगी। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्पेनिश मीडिया की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पेन ने एक डेनिश फ्लैग मर्चेंट वेसल को पोर्ट कॉल की मंजूरी नहीं दी है और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मर्चेंट वेसल भारत से इजरायल के लिए 27 टन तक के एक्सप्लोजिव मटेरियल को कैरी कर रही थी। और स्पेनिश ऑफिशियल्स का कहना है कि मिडिल ईस्ट में शांति की ज़रूरत है, ना कि और अधिक वेपन्स की। तो इसलिए ऐसा पहली बार है जब वे ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार उन्होंने एक शिप को डिटेक्ट किया है जो कि इजरायल के लिए आर्म्स के शिपमेंट को ले जा रही थी और वो इस बीच स्पेनिश पोर्ट में कॉल करना चाहती थी, लेकिन स्पेन ने उसे अपने वहां पोर्ट कॉल की मंजूरी नहीं दी है। बाकी स्पेन के ऑफिशियल्स का यह भी कहना है कि कोई भी शिप जो इजरायल के लिए हथियारों को कैरी करेगी तो उनको स्पेन के पोर्ट में डॉक करने की मंजूरी नहीं मिलेगी और स्पेन की ये पॉलिसी हर एक शिप के लिए रहने वाली है। बाकी इस मामले पर द प्रिंट की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से बताया गया है। बाकी इस मामले पर द प्रिंट की तरफ से जारी रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि क्या भारत इजरायल के लिए मिलिट्री से संबंधित इक्विपमेंट और मटेरियल को एक्सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसकी डिटेल्स भारतीय ऑफिशियल्स की तरफ से फिलहाल अभी तक देखने को नहीं मिली। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा गया कि इस तरह के सामान को कहीं भी ट्रांसफर करने के लिए इसमें कोई भी इंटरनेशनल रूल्स या रेगुलेशंस का वायलेशन नहीं है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के कहने पर इंडियन नेवी के जवानों को हनी ट्रैप में फंसाने की साजिश रचने के आरोप में NIA ने मुंबई में रहने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करी है। इस व्यक्ति की पहचान अमान सलीम शेख के तौर पर हुई है और NIA ने इसे पिछले साल 20 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया था। और NIA ने अमान सलीम शेख को मुंबई के 2 स्थान और असम के होजाई और नागांव जिलों में की गई छापेमारी के बाद मुंबई से गिरफ्तार किया था। और इसकी गिरफ्तारी के साथ इस मामले में अब तक गिरफ्तार किए गए आरोपियों की कुल संख्या 3 हो गई है। और इस अमान सलीम शेख को उन सिम कार्ड्स के साथ पाया गया जिसका उपयोग रैकेट में शामिल पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों द्वारा किया जा रहा था, जो पहली बार 2021 में सामने आया और फिर आंध्र प्रदेश के काउंटर इंटेलिजेंस सेल ने 12 जनवरी 2021 को मामला दर्ज किया था। और खैर, बाकी इस मामले की बाकी की इन्वेस्टिगेशन जारी है। बाकी आगे बढ़ने से पहले अगर आप उनमें से हैं जो कि NDA एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप ये वाला पार्ट स्किप करके सीधे अगले डिफेंस अपडेट पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप उनमें से हैं जो कि NDA एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वाला पार्ट मिस मत करिएगा, आपके लिए कुछ खास रिकमेंडेशंस हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा कि UPSC ने NDA 2 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ये जो एग्ज़ाम है ये 1 सितंबर 2024 के लिए शेड्यूल किया गया है। और जब बात आती है NDA एग्जामिनेशन की तो आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे जो कि इस बात को लेकर कन्फ्यूज़ रहते हैं कि इसकी तैयारी के लिए ऑनलाइन कोचिंग लेनी चाहिए या फिर ऑफलाइन कोचिंग लेनी चाहिए। और अक्सर ऑनलाइन ऑफलाइन वाला जो कन्फ्यूज़न है ये बहुतों के मन में बना रहता है। लेकिन क्या हो अगर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह के ऑप्शंस एक ही जगह पे मिल जाएं। तो ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म हम आपको रिकमेंड करने वाले हैं जो कि है फ्यूचर फौजीज, जो कि आपके NDA के रिटन एग्जाम और फिर उसके बाद SSB की तैयारी के लिए भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से अलग अलग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। और अभी वर्तमान समय में इनका एक स्पेशल NDA स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है जो कि खास तौर पर NDA एस्पिरेंट्स के लिए ही बनाया गया है। तो अगर आपको इस खास स्कॉलरशिप प्रोग्राम में दिलचस्पी है
तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इनकी मोबाइल एप्लीकेशन और इनके ब्रोशर दोनों का लिंक दे रखा है। उस पर क्लिक करके आप इस प्रोग्राम के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बस ध्यान रहे ये जो ऑफर है ये बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए। और इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए कैसे अप्लाई करना है तो उसकी डिटेल भी आपको इस ब्रोशर में मिल जाएगी। बाकी इससे जुड़ी किसी भी तरह की डाउट, किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप इनके ब्रोशर में दिए गए मोबाइल नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज की प्रेस ब्रीफिंग में पीओके में चल रहे विरोध प्रदर्शन की क्वेरी का आंसर देते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया कि हमने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन की रिपोर्ट्स देखी हैं और हमारा मानना है कि ये इन क्षेत्रों से संसाधनों की लूट की पाकिस्तान की निरंतर नीति का एक स्वाभाविक परिणाम है जो उसके जबरन और अवैध कब्जे में है। और पाकिस्तान की जो शोषण करने वाली नीतियाँ हैं वो स्थानीय लोगों को उनके अपने संसाधनों पर अधिकार और उसके लाभों से वंचित करती है। और हम इस बात को फिर से दोहराते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज पूरी तरह से भारत के अभिन्न अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। यानी कि आसान शब्दों में कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान ने जो पीओके के रिसोर्सेज का लगातार एक्सप्लॉयटेशन किया है, वहाँ के लोगों को ही उनके रिसोर्सेज से वंचित रखा है, इलीगल तरीके से, जबरन तरीके से वहाँ पे कब्जा करके रखा हुआ है। तो पीओके के विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के इन्हीं हरकतों का परिणाम है। बाकी इसके अलावा भी जो स्पेन वाला मामला हुआ है, इसमें स्पेन ने भारत से इजराइल जा रही मर्चेंट वेसल को अपने वहाँ डॉक करने की मंजूरी नहीं दी है। तो इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया कि अभी हम इस मैटर को देख रहे हैं। इंडियन नेवी के लिए 2 एडवांस टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम जिनका नाम है मारीच, तो उन्हें रवाना किया गया है। बाकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो मारीच है तो वो इंडियन नेवी द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक स्वदेशी टॉर्पेडो डिटेक्शन और काउंटर मेजर सिस्टम है जो कि इनकमिंग टॉर्पेडो को डिटेक्ट और लोकेट करने के साथ साथ नेवी के प्लेटफॉर्म्स को दुश्मन के टॉर्पेडो के हमले से बचाने के लिए काउंटर मेजर्स अप्लाई भी करता है। और इसे कोची की NPOL यानी कि नेवल फिजिकल एंड ओशिनोग्राफिक लेबोरेटरी और विशाखापट्टनम की NSTL यानी कि नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी ने संयुक्त रूप से मिलकर विकसित किया है। आसान शब्दों में कहें तो ये एक एंटी टॉर्पेडो सिस्टम है और इसे इंडियन नेवी की मौजूदा और भविष्य की भी सभी फ्रंटलाइन वॉरशिप्स में डिप्लॉय किया जाएगा। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1999 में कारगिल में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन अमित भारद्वाज और हवलदार राजवीर सिंह वीरगति को प्राप्त हुए थे। और हमारे इन दोनों वीरों ने न केवल उन पाकिस्तानी घुसपैठियों में से कुछ को ढेर किया था बल्कि इसके साथ साथ हमारे कम से कम 30 जवानों की जान भी बचाई थी। आज के दिन 2020 में डोडा में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लांस नायक राज सिंह खटाना वीरगति को प्राप्त हुए थे। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि कारगिल युद्ध के समय इंडियन आर्म फोर्सेस के पास कौन से अटैक हेलीकॉप्टर्स थे। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्कॉट की सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एक्सप्लोर करें डिफेंस की दुनिया को एक अलग तरह से। बाकी जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।